हेलो एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आगे का जो अशोक के 8 अभिलेख हमने पढ़ लिए थे। आज है वो 9वां है वो शिलालेख देखेंगे। 9 से 14 टोटल है वो 14 है, तो 8 कल हमने पढ़ लिए, तो आज हम 9वां स्टार्ट करेंगे। तो आइए, सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे। अशोक महान 9वां शिलालेख देखो, इसमें क्या गई, विवाह है, जन्म उत्सव आदि खर्चीले जो कार्य होते हैं समारोह पर पाबंदी और शिष्टाचार का है वो वर्णन किया गया है 9वें शिलालेख में। अब देखो 10वां, इसमें क्या है, अशोक विभिन्न संप्रदायों के बीच जो असंतोष हो रहा है विभिन्न संप्रदायों के बीच उससे चिंतित है, और ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उनका है वो जो भाव है वो समान भाव है। राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे हैं, इस प्रकार से है वो 10वें में उल्लेख किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया है, कौन से में, शिलालेख 11 में। 12 में देखो स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति की गई है और धार्मिक सहिष्णुता, स्त्री जो महामंत्र है उनकी नियुक्ति की गई है और जो धार्मिक सहिष्णुता वो 11 में प्रदर्शित की गई है। तो जो देखो अब यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पुरुष के अलावा महिलाओं की भी नियुक्ति कर रहे हैं अशोक, तो ये बात भी अच्छी है। अब देखो 13वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, और तो बाकी नॉर्मल आपको जानकारी रखनी है। 14 है टोटल, वो याद रखना। कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है इस जो 13वें शिलालेख में, किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और पड़ोसी जो राज्यों का भी वर्णन मिलता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के जो पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है जिनके साथ है वो अशोक के राजनीतिक संबंध रहे। पश्चिम के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध रहे, किस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। अब देखो पश्चिम के पड़ोसी देश, एंटीओकस यानी कि सीरिया, टोलेमी यानी कि फिलाडेस्पस यानी कि मिस्र, मग्ज यानी कि सीरीना, अलेक्जेंडर यानी कि एपिरास, और एंटीगोनस तथा गोनाट्स यानी कि मकदूनिया, ये है वो इस पड़ोसी जो पड़ोसी देश थे जिनके साथ में उनका राजनीतिक संबंध रहा, उनका वर्णन है 13वें में। 14वां देखो क्या है, लास्ट है ये, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा बताई गई है। अब देखो 14वें में क्या है, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, और जो 13 जो शिलालेख थे अगर उनमें कुछ गलती हुई तो उसमें सुधार किया गया है। 13 शिलालेखों में जो भी त्रुटि हुई उनको यहाँ पर सुधारा गया है। जो ऊपर के 13 थे अगर उनमें कुछ त्रुटि हुई है तो उसमें उनको 14वें में सुधारा गया है। तो ये हो गए उनके टोटल 14 अभिलेख, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अशोक के शिलालेखों में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कुमारित भट्ट मारणी, गुजरा, नेतुर और उदय गौतम अभिलेखों से मिलता है। अब जो कुमारित भट्टमारणी है ये है उसका व्यक्तिगत नाम है, जो कि गुजरा, नेत्र और उदय गौतम जैसे अभिलेखों से मिलता है। अब देखो और भी नाम मिलेंगे उसके, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का भी उल्लेख मिलता है। जो रुद्रदामन जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें भी अशोक के है वो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक को उसके अधिकांश शिलालेखों में प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी, हालांकि कुछ शिलालेखों में अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय है वो उसको अभिलेखों में कहा गया है। कुछ में उसको प्रियदर्शी बोला गया है और कुछ में उसको देवनाम प्रिय कहा गया है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, तो ये जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था है वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। तो किस प्रकार से, आओ देखें। कुछ इतिहासकारों का मत है कि तत्कालीन मौर्यकालीन शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है राजा के सेंटर में थी, मतलब केंद्र में थी। आसपास के जितने भी राजा थे जो उस एक राजा के अधीन है वो कार्य करते थे, अशोक के अधीन है वो कार्य करते थे, इसके अंडर में सारे है वो सम्मिलित थे। अब
महाद्वीप जिसके अंतर्गत समस्त उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक का इतिहास हिस्सा है वो सम्मिलित थे, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का हिस्सा है वो अशोक के अंडर में आता था। क्योंकि अखंड भारत का निर्माण किसने किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ही दादाजी ने। तो अब देखो मौर्यकालीन धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन देखो, अब वैदिक धर्म की प्रधानता थी। वैदिक धर्म यानी कि वैदिक संस्कृति हमने पहले पढ़ ली इससे पहले। जैन तथा बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त महत्व दिया गया। राज्य का जो स्वरूप था वो कैसा था भाई? धर्म निरपेक्ष, जो आज का है वैसा ही पहले था। ना तो किसी एक धर्म विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सभी धर्म है वो समान है। समानता की दृष्टि से सभी धर्मों को देखा जाता है। किसी धर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं था, किसी भी धर्म पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। चाहे वो व्यक्ति है वो धर्म अपना सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। पशु बलि का प्रचलन था, लेकिन हालांकि अशोक द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो किसी भी चीज का अगर उदय होता है, बोर्न होता है, तो उसका मतलब मृत्यु भी होती है। तो ये शाश्वत सत्य है, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु भी निश्चित है। इसी प्रकार से अगर किसी साम्राज्य का उदय हुआ तो उसका पतन भी होगा। तो देखो कौन कौन से कारण है, एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। एक तो है वो प्रमुख बड़ा कारण ये भी है कि अशोक है ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसने युद्ध त्याग दिया, युद्ध नीति त्याग दी और शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगा। अहिंसक और शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगा, जिसके कारण है वो पतन का कारण कई इतिहासकार बताते हैं। और देखो आज के संदर्भ में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आज हमारा देश शांति प्रिय देश है, हमारा देश शांति प्रिय देश है, लेकिन अचानक से मान लो कोई विदेशी आक्रमण या फिर जो चाइना पाकिस्तान की तो इतनी सिचुएशन नहीं, अमेरिका चीन पाकिस्तान हमला कर दे, अगर हमारे मोदी जी कुछ एक्शन ना ले और ये कहेंगे हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसक है, एकदम शांति से बैठ जाए, तो क्या होगा भाई? पतन हो जाएगा ना, पतन नहीं डूब जाएगा। बहुत सिचुएशन है वो डाउन हो जाएगी और सारे है वो हमारे ऊपर राज करेंगे, जो पहले हम सह चुके थे। यूनानी, तुर्क, बहुत सारे हैं वो विदेशियों ने हम पर राज किया था। तो आज अगर हम कुछ एक्शन ना ले मोदी जी, तो फिर क्या होगा? हम उनके गुलाम बन जाएंगे। तो यही था कि जब अशोक ने है वो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, युद्ध नीति त्याग दी, तो फिर भाई जनता है वो क्या करी? फिर उनके कुछ काम था नहीं, निठल्ले बैठे थे, जनता फिर कसी कार्य करेगी और तो क्या करेगी? युद्ध साम्राज्य विस्तार होगा नहीं, फिर जितना है उतने में खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। तो फिर धीरे धीरे है वो सिचुएशन उनकी डाउन होने लगी। पहले तो एक को मारकर एक आगे बढ़ता था, अब अशोक ने ये सारी चीजें हैं वो त्याग दी थी और जो धर्म का प्रचार प्रसारण करने में लग गया था। ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर किसी भी देश राज्य की जो आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन अगर डाउन हो जाएगी तो फिर वो डगमगा जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा फिर। तो ये बात एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी कारण है, और भी कारण है जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो मौर्य सम्राट वृहदर्भ 184 ईसा पूर्व में अंतिम जो मौर्य सम्राट कौन था भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट अशोक महान है, लेकिन इसके बाद और भी शासक हुए। तो मौर्य अंतिम पूछे ना, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्भ की मृत्यु उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, मैंने पहले भी बताया था। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था 184 ईसा पूर्व में वृहदर्भ की हत्या है वो उसी के सेनापति पुष्यमित्र जो शुंग ने कर दी थी, और शुंग वंश किसने स्थापना की थी। अब देखो मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं है, इसके पतन के पीछे अनेक कारण हैं। हरिप्रसाद शास्त्री जी क्या बताते हैं कि धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति बताते हैं। हेमचंद्र जो राय चौधरी है वो बताते हैं कि सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति, ये भी उनका पतन का कारण है। अब देखो डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि आर्थिक संकट ग्रस्त व्यवस्था का होना,
तो एक कारण ये भी है। तो इस प्रकार से हमने है वो जो सम्राट अशोक के बारे में आज पढ़ा, और आज हमारा है वो कंप्लीट है वो जो महाजनपद काल है वो पूरा हो गया। साथ ही साथ मैंने आपको कितने मौर्य वंश के बारे में बता दिया, मौर्य, नंद वंश वगैरह जितने भी वंश आए उनके बारे में भी बता दिया। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है जैन धर्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के साथ में।